नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मई माह के आखिरी सप्ताह के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। यह करंट अफेयर हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा समान नागरिक संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून को हम लोग इस रूप से भी जान सकते हैं, एक राष्ट्र एक कानून के नाम से। ठीक, एक राष्ट्र एक कानून। ठीक है, ध्यान रखेंगे कानून दो प्रकार के होता है। एक कानून सिविल कानून होता है और दूसरा जो होता है आपराधिक कानून होता है। ठीक है, तो आपराधिक कानून में हम लोग एकरूपता देखते हैं। एकरूपता देखते हैं क्या मतलब यह है कि आपराधिक कानून के तहत अगर कोई भी क्राइम होता है तो एक ही तरह का सजा सबको सुनाई देता है। अगर कोई एक कानून है तो एक कानून के लिए सभी जाति धर्म लिंग के लोगों को उस कानून के तहत सजा दिया जाता है। लेकिन सिविल कानून में क्या होता है, यहाँ पे धर्म के आधार पे अलग अलग कानून देखने को मिलता है। जैसे यदि हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए विवाह संबंधित अलग कानून है। यदि हम बात करते हैं गोद लेने से संबंधित, तो इस तरह के अलग अलग कानून अलग अलग धर्म में देखने को मिलता है। तो इसी कानून को एकरूपता लाने के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया है। देखिए, असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, देश का तीसरा मतलब स्वतंत्र देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत का तीसरा है। पहले नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे उत्तराखंड था, दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरा नंबर पे असम है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं भारत राज्य का, तो भारत राज्य का यदि स्वतंत्रता को नहीं हम ध्यान देते हैं तो ऐसे में चौथे नंबर का राज्य बन गया है। क्योंकि गोवा में पुर्तगाली समय से ही मतलब 1800 के दशक से ही हम क्या देख रहे हैं, एक समान नागरिक संहिता देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत का तीसरा है और ओवरऑल बात करते हैं तो चौथा क्रम बन जा रहा है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित रखने के लिए विधेयक अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है। तो इस राज्य के जो अनुसूचित जनजाति है उसे इस कानून के तहत शामिल नहीं किया गया, उसे बाहर रखा गया है। विधेयक में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में रखने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है। इस कानून का एक और सबसे बड़ा महत्व है या फायदा की हम बात कर सकते हैं कि महिलाओं में समानता लेकर आना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया। तो हाल ही में यानी कि मई में ही इसका आयोजन किया गया है। कहां किया गया, तो नई दिल्ली भारत में किया गया है। क्वाड एक प्रकार का संगठन है जो 4 देशों से मिलकर बना है। इसका पूरा नाम की यदि हम बात करते हैं तो चतुर्भुजी सुरक्षा संवाद। ठीक है, इसका 11वां संस्करण हुआ है। मंत्री का बैठक हुआ है, विदेश मंत्री का बैठक हुआ है। इस चतुर्भुजी सुरक्षा संवाद में 4 देश शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथा है भारत। तो ये 4 देशों का संगठन है जो रक्षा से संबंधित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में 26 मई 2026 को क्वाड की 11वीं बैठक हुआ है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख रणनीतिक समूह है जो समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग, प्रौद्योगिकी साझेदारी और आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के साथ साथ इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने में भारत की मदद कर रहा है। इसका उद्देश्य एक मुक्त, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास जिसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो इसे मंदारिन भाषा में लिखा गया है। मंदारिन भाषा, इसे चीनी भाषा बोला जाता है, मतलब चीन का एक भाषा है मंदारिन भाषा, और ये बहुत ही प्रमुख और फेमस भाषा में से एक है। देखिए, ताइवानी लेखक यान सुआंग जी, इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि किसे प्रदान किया गया, तो यांग सुआंग जी को प्रदान किया गया है। उसका जो लेखन है, कृति है, उसका नाम क्या है,
तो इसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है उसे दिया जाता है जो किसी अन्य भाषा में लिखा हो और उसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया हो, अनुवाद करके प्रकाशित किया गया हो कहां, तो यूके में, ठीक है, या फिर आयरलैंड में। तो ऐसे कृति के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओके, इसी को याद रखेंगे। तो इसे अनुवाद कौन किया है, तो लिंकिन किया है। तो लिंकिन के द्वारा इसे अनुवाद किया गया है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये लिंकिन है जिसके द्वारा अनुवाद किया गया है। तो जो भी प्राइज मनी दिया जाता है दोनों में 50-50 बढ़ता है, याद रखेंगे। इसके प्रारंभ 2005 में हुआ है और 2007 से लगातार हर साल दिया जा रहा है। ताइवान की जब हम बात करते हैं तो यह पूर्वी एशिया का एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी टाइपे है और इसकी न्यू करेंसी ताइवान डॉलर है। मंदारिन भाषा की हम बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषाओं में से एक है। देखिए, इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था जिसे 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं तो ये 23 अगस्त, इसको याद रखेंगे इस डेट को, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग किया था और इसी कारण चंद्रयान 3 को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो 14 जुलाई 2023 को इसका प्रक्षेपण हुआ था। किसके द्वारा प्रक्षेपण हुआ था, प्रक्षेपण यान की हम बात करते हैं तो LVM-3 Mark 4 प्रक्षेपण यान है, रॉकेट है जिसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कहां से किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसे भी आप याद रखिएगा। संगठन की हम बात करते हैं अंतरिक्ष संगठन का, तो भारत का ये सरकारी अंतरिक्ष संगठन है, इसको हम इसरो बोलते हैं, ठीक है। यही अभी वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी भी है जो वर्तमान में आ गया है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा प्राइवेट कंपनी है जिसे भारत का पहला निजी क्षेत्र का स्पेस कंपनी बोला जा रहा है और वर्तमान में ये काफी ज्यादा सुर्खियों में भी है। इसकी लैंडिंग की हम बात करते हैं, देखिए चंद्रयान 3 की, तो 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा है। वैसे मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आता हूं सप्ताह भर का क्वेश्चन उठाता हूं। वैसे तो बहुत सारा करंट अफेयर देखने को मिलता है, लेकिन उसमें से चुनिंदा 20-25 क्वेश्चन ही रखता हूं जो आपके एग्जाम में आ ही जाए, ठीक है। और देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, आप इसकी क्वालिटी को आप खुद देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आने योग्य ही है। देखिए, हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गया है, तो भारत के सबसे तेज धावक की बात करते हैं तो ये है गुरिंदर वीर सिंह। तो सबसे तेज धावक की बात करते हैं दोस्तों तो ये 100 मीटर स्प्रिंट में है, ठीक है। 100 मीटर रेस की हम बात करते हैं तो इसमें गुरिंदर वीर सिंह है। पिछले बार अनिमेश कुजूर थे, इसका जो रिकॉर्ड था नेशनल रिकॉर्ड ये 10.18 सेकेंड था, मतलब 10.18 सेकेंड में 100 मीटर के दौड़ को कंप्लीट किया। वही हाल ही में गुरिंदर वीर सिंह की बात करते हैं तो ये 10.09 सेकेंड में, मतलब अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने फिर से नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन यदि हम बात करें जब अनिमेश कुजूर इस रिकॉर्ड को प्राप्त किया उस समय गुरिंदर वीर सिंह का रिकॉर्ड था 10.20 सेकेंड। उस समय ये पहले स्थान पर था, लेकिन इसी का रिकॉर्ड को छीनकर अनिमेश कुजूर अपना स्थान बनाते हैं, लेकिन पुनः गुरिंदर वीर सिंह अपना रिकॉर्ड पर कायम हो गए। उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में फेडरेशन कप के दौरान पुरुषों की 100 मीटर दौड़ सिर्फ 10.09 सेकेंड में पूरी कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स से संबंधित है। हाल ही में 400 मीटर रेस यानी कि 44.98 सेकेंड में पूरी करके मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल टीके। आप यहां पे देख सकते हैं विशाल टीके ये मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनका रिकॉर्ड है 45.73 सेकेंड, इसी रिकॉर्ड को तोड़े हैं और ये 44.98 सेकेंड में पूरा किए हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया। अच्छा, इसमें भी आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके पास है, मतलब भारत नहीं पूरे विश्व की यदि हम बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे तेज दौड़ने वाला यदि 100 मीटर की बात करते हैं, आप इसी का जवाब दीजिएगा। 100 मीटर जो स्प्रिंट है इसमें किस एथलेटिक्स का नाम प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। अच्छा, मैं एक चीज और आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जो गुरिंदर वीर सिंह है ये एशिया की हम बात करें तो एशिया में ये दूसरे क्रम का है। ये दूसरे क्रम के एथलीट है जिन्होंने इस उपलब्धि को अपने नाम किया। इससे पहले की हम बात करते हैं यानी कि पहला स्थान की बात करते हैं तो जापान के एक धावक है,
जिनके नाम पर यह रिकॉर्ड है। चलिए, हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल ने अपने नाम किया है। इन्होंने इंटर काशी को हराकर, ठीक है, तो इंटर काशी क्या है, उप विजेता है, तो इंटर काशी को हराकर इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसे पुनः निर्वाचित किया गया है, इस चीज को भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी, ग्रामीण स्वच्छता सर्वे 2025 में किस राज्य को ग्रामीण सफाई में सबसे अच्छा पूर्वी राज्य माना गया है? तो ग्रामीण सफाई में सबसे अच्छा पूर्वी राज्य की बात करते हैं तो बिहार है। देखिए, ग्रामीण स्वच्छता सर्वे 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सबसे साफ राज्य माना गया है। सर्वे में राज्यों को ग्रामीण सफाई, ओडीएफ, सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के आधार पर इवेलुएट किया गया है। सर्वे के तहत भागलपुर पूर्वी क्षेत्र सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला जिला बन गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन अरब सागर में शुरू हुआ है? मतलब दो देशों के मध्य चलने वाला यह अभ्यास है, अभ्यास वरुण, तो ये भारत और फ्रांस के मध्य चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के नेतृत्व में किया गया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर शिखर सम्मेलन और वार्ताओं का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है और इसके पूरे जीवन चक्र को कानूनी रूप से नियंत्रण करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा GSAT-32 उपग्रह मुख्य रूप से किस श्रेणी से संबंधित है? तो देखिए, यदि हम इसका बात करते हैं तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। हाल ही में इसरो ने अपने सबसे नए और आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-32 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। तो देखिए, भारत से जितना भी प्रक्षेपण होता है वो सारा का सारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही होता है। देखिए, इसरो ने इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद रॉकेट LBM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल किया है। अगर हम इसरो की बात करें तो देखिए, स्टैटिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो स्टैटिक क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। इसरो की स्थापना 15/10/1969 को होता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। अध्यक्ष वी नारायणन, संस्थापक है विक्रम साराभाई, इसके पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था और इसका स्थापना 1962 में हुआ था। 15/10/1969 को इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। चलिए, पुरस्कार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिलाषा बाराक। देखिए, वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बाराक को प्रदान किया गया है। मेजर अभिलाषा बाराक को यह सम्मान लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के तहत तैनात रहने के दौरान महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण, सामुदायिक जुड़ाव और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित जोरावर मुख्य रूप से क्या है? तो जोरावर आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी, यह एक स्वदेशी लाइट टैंक है। ठीक है, इसकी वजन की हम बात करें तो 25 टन का है मात्र, और पारंपरिक रूप से जितने भी टैंक बनता है उससे कम है इसका वजन। इसका खास बात यह है कि इसे प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा मिलकर बनाया गया है डीआरडीओ के सहयोग से। डीआरडीओ की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 को होता है। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर शमीर वी कामत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, याचिका समिति की अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो राघव चड्ढा को बनाया गया है। राघव चड्ढा की बात करते हैं तो राघव चड्ढा पंजाब राज्य से राज्यसभा सांसद रहे हैं
आम आदमी पार्टी के सांसद रहे हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने दल बदल कानून के तहत बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, और अब ये वर्तमान में बीजेपी के सांसद बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित NVS-2 उपग्रह किस स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है? तो यदि हम NVS-2 उपग्रह की बात करते हैं, नाविक स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है। देखिए नाविक का फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन है। असल में यह भारत का अपना क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन सिस्टम है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे विशेष रूप से भारत की मुख्य भूमि और हमारी सीमाओं के चारों तरफ 1500 किलोमीटर तक के विस्तृत दायरे में बिल्कुल सटीक लोकेशन की लाइव जानकारी देने के लिए वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है। फिर से इसरो के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है, स्थापना मुख्यालय अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के खनन और प्रोसेसिंग में आपूर्ति की सुरक्षा फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। तो हाल ही में क्वाड का मीटिंग हुआ था नई दिल्ली में, और इसी मीटिंग के दौरान ही भारत और अमेरिका के मध्य यह समझौता हुआ है। देखिए इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिजों के खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और इस क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को कम करना है। ठीक है, याद रखेंगे। इस फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है इंडियन यूएस फ्रेमवर्क ऑन सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ। चलिए, हाल में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी घोषणा हुआ था 26 जनवरी को। आप याद रखेंगे 26 जनवरी को प्रतिवर्ष घोषणा होता है, लेकिन 26 जनवरी को पदक प्रदान नहीं किया जाता। तो इसे वर्तमान में पदक प्रदान किया गया वर्तमान में, और 2 चरणों में पदक प्रदान किया जाएगा। तो पहले चरण की हम बात करते हैं, तो इस पहले चरण में 2 पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बात हो रहा है यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड। तो पद्म भूषण अवार्ड की हम बात करते हैं तो कुल 13 पद्म भूषण अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से कुल 13 पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाना है, लेकिन अभी वर्तमान में 6 पद्म भूषण प्रदान किया गया है और 2 पद्म विभूषण प्रदान किया गया है और 58 पद्मश्री प्रदान किया गया। इस तरह से टोटल 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिएगा यदि पुरस्कार की बात करते हैं तो कुल 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया था, मतलब कुल 131 व्यक्ति संस्था को प्रदान किया जाना है, जिसमें 5 पद्म विभूषण शामिल है, 13 पद्म भूषण शामिल है और 113 पद्मश्री शामिल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भी। वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य रखने वाला भारत का पड़ोसी देश बन गया है। तो भारत का पड़ोसी देश की यदि हम बात करते हैं तो यह है चीन। तो 2030 तक चीन का लक्ष्य है कि चंद्रमा पर मानव युक्त चंद्र मिशन भेज दिया जाएगा। तो चीन की योजना मेंगझोउ अंतरिक्षयान और लेनवी लूनर लैंडर के जरिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विकसित की जा रही है? तो भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना की बात करते हैं तो ये लद्दाख में विकसित की जा रही है। देखिए भूतापी ऊर्जा क्या होता है? हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा बोले तो विद्युत, तो ये जो विद्युत प्राप्त करते हैं ये कई तरीके से किया जाता है। एक होता है परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं परंपरागत, तो परंपरागत में क्या होता है, कोयला को जलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है या बड़े हाइड्रो प्लांट के माध्यम से विद्युत जनरेट किया जाता है। लेकिन वही हम गैर परंपरागत की बात करते हैं तो गैर परंपरागत का मतलब ये होता है जिसका कोई सीमा नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा का, ठीक, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पवन ऊर्जा का करते हैं। इसी प्रकार ये है भूतापी ऊर्जा। मतलब भूतापी मतलब जमीन के अंदर का जो गर्म जल है, इस गर्म जल का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, आखिरी अंतिम तौर पे ये कोयला को जलाइए या फिर हाइड्रो पावर प्लांट की इस्तेमाल करते हैं तो पानी के माध्यम से टरबाइन को ही चलाया जाता है। तो जो पानी है वो भाप बनता है, भाप में इतना ज्यादा डेंसिटी होता है कि वो टरबाइन को आसानी से घुमा देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टरबाइन को घुमाया जाएगा और इस तरह से विद्युत का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भी। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा।
तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।